हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड NG लाइफ। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहाँ यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूँ स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, NG लाइव इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये NG लाइव कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया इन 32 प्लस कोर्स में आप इस NG लाइव कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप इस कोड को याद रखेंगे, NG लाइव कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द NG लाइव कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके PDF हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, NG लाइव कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट। तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एज वी कैन सजेस्ट द नेम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, हम सभी को पता है कि बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हमारे रिवर्स काम में नहीं आते।
हम लोगों को इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा जो यूज करना होता है दैट इज द यूज ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स का हम ज्यादा यूज करते हैं, रिवर्स का इतना यूज नहीं किया जाता। उसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको फिर एक चीज और कहना चाहता हूँ, जब हम रिवर का इतना यूज ही नहीं करते then why are you going with the river training works? एक चीज मैं जानता हूँ कि कैनाल के अंदर जो भी पानी आता है वो सब का सब पानी रिवर से आता है। तो कैनाल के अंदर पानी देने के लिए, कैनाल के अंदर जो पानी आ रहा है उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए, उसमें अमाउंट ऑफ सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसमें वाटर की एफिशिएंसी को और वाटर की वेलोसिटी को सफिशिएंटली देने के लिए हम लोगों को अपने रिवर में कुछ काम करना पड़ता है, ताकि हमारे कैनाल के अंदर जो भी पानी आ रहा है वो सफिशिएंटली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट में यूज हो सके। जाहिर सी बात, हम इसी चीज को कहते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो चलिए रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय द रिवर? I will say that stream coming from the hills, stream of the water coming from hills with high discharge, and ends into the ocean via alluvial plains, deltas, fulfills the irrigation requirement in between, called rivers. अभी ये चीज सबको समझ में आ चुकी है कि रिवर्स क्या होता है। रिवर्स पहाड़ों से होता हुआ डेल्टा के थ्रू ओशियन में जाके मिलता है, और इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर इरिगेशन रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया है। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ आगे ओशियन में मिल जाता है, उसको बोला जाता है यहाँ पर रिवर्स। अब मेरी बात आती है एक्चुअली में कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या जनरली जानना है। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स बेसिकली किया क्यों जाता है? रिवर ट्रेनिंग वर्क जनरली डन फॉर द controlling of the silt amount, controlling the discharge, controlling the width of the channel, controlling the depth of the section water, controlling the area surrounding the river by the flood. That is known to be as the river training work. So I will say that river training work आप लोगों के क्या क्या include करता है? First of all, I need to say that it controls the silt amount, it controls the discharge of the stream, controls the discharge of the stream, it controls the silt amount, it controls the silt amount in the flow. I will say that, ladies and gentlemen, it also controls or it prevents या फिर it protects the surrounding area. It protects the surrounding area from flood. ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली हम लोगों को रिवर ट्रेनिंग वर्क के अंदर जाननी है कि हम कैसे, क्यों, ये सब क्या करते हैं। इन सभी चीजों को जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स। रिवर्स कितने टाइप की होती है, रिवर्स को हम किस तरह से लेकर चलते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए उस बारे में थोड़ा सा जानते हैं। I will say my another topic is defined as the classification of rivers. Classification of rivers. So ladies and gentlemen, have a concentration here that in India generally rivers are classified into three categories. First category is defined as the rivers in hills. Rivers in hills. Second category is defined as the river in the alluvial plain. River in the alluvial plain. And I will suggest you another category that is known to be as the river in ocean, or I will say that it is known to be as the tidal rivers. चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। First of all, go with the topic of river in hills. I will say that as the name suggests कि ये वाली जो river है directly it originates from the mountains. जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, हमारे यहाँ से जो गंगा यमुना रिवर निकल रही है that originates from the glacier or originates from the high altitude mountains. बर्फ पिघलती है
और पहाड़ों में से वो पानी होता हुआ हमारे पूरे देश को सींच रहा है, दैट इज एक्चुअली द रिवर इन हिल्स। मेरी बात को समझिएगा। Now come to the word that is the river in alluvial plains. Now, ladies and gentlemen, everybody knows that Ganga originates from Gangotri Glacier and coming towards the ocean via various deltaic plains. I will say that first of all, Ganga river जो है वो पहाड़ों में से होती हुई हमारे ऋषिकेश, बद्रीनाथ के सारी चीजों को कवर अप करता हुआ ओरिजिनेट करता है और आगे यूपी की तरफ ट्रांसफर करता है। दैट इज द गढ़मुक्तेश्वर, वाराणसी, कानपुर, ये सारा गंगा एरिया का एरिया है। आई विल से दैट जब गंगा एरिया को हम देखते हैं तो ऋषिकेश का जो हमारा एरिया है, आई एम गिविंग यू वन very common examples of the river in hills, in deltaic plain, in ocean, in alluvial plains. You will get everything. I'm saying that कि गंगा एरिया अगर देखूं तो ऋषिकेश का जो मेरा एरिया है, that is related to the hilly portion. वहां पर जो गंगा रिवर आती है वो पहाड़ों से होती हुई आती है और पहाड़ों से होते 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 वही गंगा रिवर हमारी गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, वाराणसी से होती हुई आगे ओशियन की तरफ जाती है। अभी मेरी बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि आप लोगों को मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपकी रिवर आई, हिल से होती हुई आई, उसके बाद वो एक रेतीली जगह पर आती है। आप यूपी में कहीं भी गंगा को देखिए, चाहे आप गढ़मुक्तेश्वर देखिए, चाहे आप यहाँ से वाराणसी देखिए, चाहे आप कानपुर देखिए, ऑल द प्लेन्स आर कंटेन लॉट अमाउंट ऑफ द सिल्ट, ऑल आर जस्ट द एल्यूवियल प्लेन्स, नथिंग एल्स। ऋषिकेश में जो गंगा है वहां पर एल्यूवियल भी होता है लेकिन वहां पर पहाड़ भी है, और जो आप लोगों की यूपी में गंगा है वो टोटल एल्यूवियल की है। फाइनली क्या होता है, दो चीजें समझ में आ चुकी है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। फाइनली क्या होता है कि हमारे भारत की कोई भी नदी है, जाहिर सी बात है ओशियन में जाके मिलती है, लाइक गंगा मीट्स इन द ओशियन। तो अभी मेरी बात को समझना कि आप लोगों का जो ये गंगा रिवर है ओशियन में लास्ट में जाके मिल रहा है। We are saying that river in ocean, or I am saying tidal rivers. What do you mean by the tidal rivers? Now, ladies and gentlemen, I can say that if one stream of the Ganga, one stream of the small Ganga tries to meet in the whole ocean, this is my ocean and this is my Ganges, tries to meet in the ocean having the high current, इस ocean के अंदर high current of the streams है, बहुत तेजी से पानी आ रहा है। Can say that इसका जो टाइड है, this tide will try to come inside the गंगा, क्योंकि इसका प्रेशर, इसका इफेक्ट, इसकी करंट वेलोसिटी ओशियन की ज्यादा है। It will try to meet with the Ganges and try to come inside the Ganges. That's why I am saying that this river become the tidal river. This river become the tidal river. So ladies and gentlemen, इन तीन नाम का मतलब हम लोगों ने समझा और इस नाम के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे और ये चीज समझ में आती है तो हम आगे की तरफ फिर जाए। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ से, व्हाट डू यू मीन बाय द रिवर इन हिल्स? रिवर इन हिल्स का मतलब रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल, रिवर ओरिजिनेट्स and travel through the hills and travel through the hills. In this zone, river has the high discharge. In this classified river, in this river has high amount of the discharge. सबको पता है कि river के अंदर बहुत ज्यादा discharge होगा. River has high discharge. अभी इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ it is also classified into the two categories. It is classified into two categories. One is known to be as the boulder rivers and the first one is known to be as the rocky rivers. Classified into two categories. One is known to be as the rock river या फिर rocky river and the another one is known to be as the boulder river. Now everybody can suggest कि इसका मतलब क्या होता है, रॉक और बोल्डर का मतलब आप लोग समझते हैं। बस एक ही चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बोल्डर रिवर बाद में बनता है, रॉकी रिवर पहले बनता है।
rocky river always forms. First, then boulder rivers come. Good morning. ठीक है, आगे की मेरी बात आती है. चलिए रिवर इन द एलुवियल प्लेन की बात करते हैं. River in alluvial plains. Now, ladies and gentlemen, have a concentration. What do you mean by the river in alluvial plains? River in alluvial plains का मतलब होता है कि हमारी टोटल जो रिवर है वो एक प्लेन से गुजर रही है. I will say that कि river totally passed from total river passed from a plain contains high amount of the silt. Contains high amount of the silt. Not rocks and boulders. Not rocks and boulders. जहाँ पे silt amount बहुत ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं river in the alluvial plains. I will also say that कि this river has moderate amount of the discharge. This river has moderate amount of the discharge. And also the water moderate amount of the discharge. बाकी की चीज मैं आगे लिखवा रहा हूँ. ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखवाना चाहूंगा कि इस रिवर के एग्जाम्पल आप लोगों के कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रिवर का हमारे पास एग्जाम्पल आता है दैट इज नोन टू बी एज द मेंडरिंग रिवर. Another one is known to be as the braided river and the third one is known to be as the deltaic river. अब बात को समझने का प्रयास करना, ये है क्या, आपको एक एक चीज करके बताऊंगा. तीसरी चीज मेरे पास आती है यहाँ पर. Third one is known to be as the river in ocean or tidal rivers. River in oceans or tidal rivers. Now I will say that at the end or tail end of the river, it ends up in an ocean. High tides of the ocean tries to overcome the river flow and comes into the river stream. That's why it is called टाइडल रिवर. इसको हम इसीलिए टाइडल रिवर के नाम से जानते हैं. जाहिर सी बात है, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. अब मेरी बात को समझते हुए यहाँ पर चलिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो, फिर हमको तीन चीजें और पढ़ेंगे. इसका एग्जांपल मैं कहना चाहूँ तो एस्चुरीज के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हो. रिवर इन ओशन का ही एक एग्जांपल है एस्चुरीज. ठीक है, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास तीन शब्द अभी निकल कर आए. एक था हमारा मींडरिंग रिवर. भाई कंसेप्ट को समझकर चलिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट बताता हूँ. आपको मींडरिंग रिवर से क्या समझ में आता है? मींडरिंग रिवर इज दैट रिवर विच इज हैविंग द शेप ऑफ लाइक स्नेक. जो मींडर करता हुआ चलता है, उसको बोला जाता है मींडरिंग रिवर. यहाँ से मैं कहूंगा आपके रिवर का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है और इसको बोला जाता है मींडरिंग रिवर. बात को समझते हुए चल. नाउ व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ कॉजिंग द मींडरिंग पैटर्न ऑफ द रिवर? व्हाट इज द मेन रीजन? आई विल से दैट. मैं यही कहना चाहूंगा, सपोज आपकी जो स्ट्रीम है, आपकी जो रिवर है, द रिवर इज हैविंग द हाई स्लोप और द स्टीपर स्लोप, then the velocity will be more. I will say that कि discharge pattern will be more. अगर आपके रिवर का लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ज्यादा है तो आपके रिवर में वेलोसिटी ज्यादा होगी. एंड ड्यू टू द हाई वेलोसिटी देयर कैन बी द चांसेस ऑफ द टर्बुलेंस. शब्दों पर गौर देंगे. ड्यू टू द हाई वेलोसिटी देयर कैन बी द चांसेस ऑफ टर्बुलेंस
एंड जैसे जैसे आप लोगों का टर्बुलेंस बढ़ेगा, if the material on the banks of the river, if the material on the banks of the river is erodible, अगर आपके बैंक पर जो मटेरियल है, जो मिट्टी है, वो इरोडिबल है, वो पानी के साथ इरोड हो सकती है, देन हैव अ कंसंट्रेशन दैट एक्चुअली में इरोडिबल होने के कारण मिट्टी ऑन द वन बैंक गेट्स इरोडेड मोर। मेरी बात को समझना, आपकी मिट्टी जो है वो ज्यादा इरोड होगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। एक बैंक और दूसरे बैंक की बात नहीं कर रहा, मिट्टी इरोड होगी, कंसेप्ट यहां तक क्लियर है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन दैट सपोज आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों की जो यहाँ पर साइड स्लोप है, सबको पता है कि एक नदी अगर ऐसे चल रही है तो नदी में साइड स्लोप होता है। अभी मैं लॉन्गिट्यूडनल स्लोप की बात कर रहा था, अब मैं साइड स्लोप की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर आपकी मिट्टी के अंदर, आपके बैंक ऑफ द रिवर के अंदर आपका जो साइड स्लोप है वो इर्रेगुलर है। व्हाट डू यू मीन बाय द इर्रेगुलर पैटर्न? आई एम सेइंग दैट इर्रेगुलर मींस साइड स्लोप ऑफ वन साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर साइड। एक का साइड स्लोप ऐसा, एक का साइड स्लोप ऐसा। I am saying that this one is having the steeper side slope, this one is the plane. This one is the steeper side slope, this one is the plane. If there is irregularity or dissimilarity in the side slope of the two banks, then the soil on the steeper slope eroded more. Soil on the steeper slopes eroded more. Soil on the steeper slopes eroded more as compared to the soil on the outer side. शब्दों पर गौर दिया, तीन चीजें समझी। मैंने कहा ये मैं पूरी फॉर्मेशन बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट याद करने की जरूरत ना पड़े। आपसे ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछे जा सकते हैं। आई विल गिविंग यू एग्जांपल्स आल्सो, डोंट वरी। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसेप्ट पे बन सकता है, इसलिए मेरे कंसेप्ट को समझो, थ्योरी तो हम कर ही लेंगे। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ज्यादा था, तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ज्यादा होने के कारण आप लोगों का टोटल वेलोसिटी बढ़ा, डिस्चार्ज बढ़ा, एंड ड्यू टू द हाई वेलोसिटी देयर इज द चांसेस ऑफ टर्बुलेंस। I am saying that if side slope is dissimilar, then the soil will erode more as compared to the bank which is having the slope less slope. I will say that एक तरफ से स्लोप ज्यादा इरोड होगी, दूसरी तरफ से स्लोप कम इरोड होगी। अब मेरी बात को समझते हुए आप यहां से ये कह सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी शुरू में ये जो ग्राउंड था, शुरू में आपकी जो स्ट्रीम थी वो पतली थी, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई टर्बुलेंस एंड द साइड स्लोप, यहां से सपोज मैंने कहा कि इतनी मिट्टी जो है वो इरोड होती चली जा रही है एज कंपेयर टू दिस सॉइल। आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो स्ट्रीम फ्लो है वो टर्बुलेंस के कारण यहाँ की मिट्टी को इरोड कर रहा है, यहाँ की मिट्टी को इरोड कर रहा है, लेकिन यहाँ की मिट्टी इतनी इरोड नहीं हो पा रही है, यहाँ की मिट्टी इतनी इरोड नहीं हो पा रही है, लेकिन इरोड हो रही है थोड़ी बहुत। आई एम सेइंग दैट कि अभी तुम देख सकते हो कि आपकी फील्ड के अंदर कर्वीनेस आ चुकी है, आपकी फील्ड के अंदर कर्वीनेस आ चुकी है। कर्वीनेस के कारण मैं इतना कह सकता हूं कि आपका ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसको मैंने कहा कॉन्केव पोर्शन और इसको मैंने कहा कॉन्वेक्स पोर्शन। कर्वीनेस आ चुकी है एंड ड्यू टू दैट कर्वीनेस वी विल गेट मेंडरिंग पैटर्न। इस कर्वीनेस के कारण हमें मेंडरिंग पैटर्न मिलेगा, इतना समझ आ। अभी और समझेंगे। यहाँ से मैंने कहा कि तुम्हारे दो पोर्शन बने, एक बना तुम्हारा कॉन्केव पार्ट, एक बना तुम्हारा कॉन्वेक्स पार्ट। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन से दैट एक्चुअली कॉन्वेक्स और कॉन्केव पार्ट में से आप लोगों का एरोजन किस में ज्यादा हो रहा है? आई कैन से दैट कि कॉन्केव पार्ट के अंदर एरोजन ज्यादा था, कॉन्केव पार्ट के अंदर एरोजन ज्यादा था और इसके अंदर एरोजन कम था। तो यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मेंडरिंग पैटर्न बनने में एरोजन किस साइड ज्यादा होता है? What are the factors responsible for the meandering of the river? And there are also some technical terms which we need to study. I'll tell you that. But first of all, those who are present here, please tell me yes or no, whether you got the concept of meandering pattern of the river or not. That is the important one concept. Everybody, those who are present here should have to tell yes so that I can go on. Okay.
Now, ladies and gentlemen, I can say that from here कि when the river, अब लिख देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में ना, चीजें और clear रहेगी. When river bed is having steeper slope, discharge increases, velocity increases, hence there will be the chances of river flow. There will be the chances of river turbulence. Due to the dissimilar side slopes on the two banks, there will erosion of the material I will say that steeper slope side erodes more soil, flatter slope sides erodes less soil. It causes formation of meander and river. यहाँ से meandering river का concept start. Now there are some technical parameters which we need to study. Okay, come with that. Suppose I am saying that कि we are having the meandering pattern like this. हम लोगों की जो river stream है वो कुछ इस तरीके से चल रही है. आपके river stream जो है वो meandering pattern में ऐसे चल रही है. Now I will say that कि एक होता है peak point. Peak point आप समझ रहे हैं, मतलब curviness का एकदम important point. यहाँ पर आपका peak point आया ये. यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी axial length है उसको बोला जाता है meander length. उसको बोला जाता है meander length. ये चीज हमको समझ. Now come to another point कि इधर से लेके इसके peak point से लेके इसके peak point तक का, इधर से टॉप पॉइंट से इसके पीक पॉइंट तक का जो विड्थ आता है उसको बोला जाता है meander width. उसको बोला जाता है meander width. And everybody knows that कि this is the width of the river. This is the width of river. I will say that, ladies and gentlemen, कि this length can be defined as the length of the river. This length can be defined as the original length or the actual length of the river. I can say that this is known to be as the original length of river. Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. There are some parameters like this. First parameter is known to be as the meander ratio, या उससे पहले भी चीजें कर लेते. First parameter is known to be as the, मेरे पास meander ratio. Now, what is the meander ratio? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. Meander ratio is known to be as the ratio of meander width to meander length. Ratio of the meander width to meander length. Meander width और meander length का जो रेशियो होता है वो होता है आपका meander ratio. I will say that MR is equals to MW width upon में M length. ये आप लोगों को याद रखना है. Now there is some another technical term, that is the first. Another one is known to be as the tornicity. Now what is known to be as the tortuosity? ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है. Tortuosity, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, that is known to be as the sinuosity. Now it is defined as the ratio of the actual length of the river to the
इंटरलेंथ। सबको समझ में आ चुका है कि आप लोगों का टॉर्टोसिटी और मिंडर रेशियो क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट, या कंसेप्ट से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि factors responsible for the formation of the meandering rivers, responsible for meandering pattern। meandering pattern के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल चलते हैं? आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा पहला ही फैक्टर यहाँ पर ये आता है स्लोप ऑफ द, या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ द बेड। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ बेड, बेड का लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। दूसरा मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा साइड स्लोप ऑफ द रिवर। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा एरोडिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, एरोडिबिलिटी ऑफ द साइड मटेरियल। जो भी हमारे साइड मटेरियल होते हैं उनकी एरोडिबिलिटी पे भी ये डिपेंड करता है। क्लियर? अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, चलिए अगले की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द ब्रेडेड रिवर। इसके बाद हमारा अगला जो रिवर था उसको मैं कहना चाहूंगा दैट इज नोन टू बी एज द ब्रेडेड रिवर। नाउ व्हाट इज द ब्रेडेड रिवर? आई विल से दैट वही ऋषिकेश वाला कंसेप्ट लेकर आता हूँ। राफ्टिंग जहां पर होती है, आप लोगों ने देखा राफ्टिंग किधर होती है? राफ्टिंग सबको पता होगा क्या होती है, वो नदी में ट्यूब की बोट लेकर और हम उसको चलाते हैं, लाइफ जैकेट पहनते हैं। राफ्टिंग सबको पता होगा क्या होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा राफ्टिंग हमेशा जब भी होती है वो कुछ ऐसे एरिया में राफ्टिंग करते हैं जहां पर नदी जो है वो छोटे छोटे पत्थरों से टकराकर हाई टर्बुलेंस क्रिएट करती है, और उस पोर्शन पे राफ्टिंग का मजा अलग होता है। राफ्टिंग की भाषा में जहां पर हाई टर्बुलेंस होता है, जहां पर रिवर की स्ट्रीम ऊंची ऊंची लहरें मारती हैं, जहां पर बोट पलटने के चांस होते हैं, उस पोर्शन में उसको बोला जाता है रैपिड। टेक्निकल टर्म उसका होता है रैपिड। ठीक है, आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, राफ्टिंग वाले रिवर की बात कर रहा हूँ जहां पर राफ्टिंग पॉसिबल है। भाई जहां पर रिवर शांत है वहां राफ्टिंग नहीं होती, वहां तो भेड़ चाल वाली बात होती है। राफ्टिंग करने का मजा और राफ्टिंग का ओरिजिनल मतलब ही वहां पर ये होता है कि जहां पर रिवर पत्थरों से गुजर कर जा रही है उस पोर्शन को क्रॉस करना। जनरली आजकल तो एडवेंचर के लिए हो गया, लेकिन पहले के जमाने में ये हमारे जो आर्मी के बीएसएफ के और आईटीबीपी के जवान होते हैं, इनको जनरली राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। आजकल कयाकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हो कि राफ्टिंग, मैं बोल चुका हूँ राफ्टिंग में जो रिवर काम आती है दैट इज नोन टू बी एज द ब्रेडेड रिवर। तो एक छोटा सा एग्जांपल, उससे आपको चीजें समझ आ चुकी है। सपोज आई एम सेइंग दैट कि दिस इज योर रिवर एंड द रिवर इज हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्ट लाइक stones or boulders or rocks like this. When the river is crossing through this, today I took subscription. Okay. When the river crosses through these boulders, then I will say that ladies and gentlemen कि आप लोगों का रिवर जब यहाँ से क्रॉस करता है तो इस रिवर को आप लोग कहते हो ब्रेडेड रिवर। इस रिवर का नाम होता है ब्रेडेड रिवर। समझ में आ चुकी होगी ब्रेडेड क्या होता है, बेसिक पोर्शन है। एक बार जल्दी यस करना यार। आई विल से दैट एग्जांपल के तौर पे राफ्टिंग रिवर, अभी तुमको समझ में आ चुका होगा। राफ्टिंग रिवर जहां राफ्टिंग हो सकती है, सबको पता लग चुका है ब्रेडेड रिवर क्या होती है। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि भैया ये ब्रेडेड रिवर की मैंने बात करी यहाँ, तो ब्रेडेड रिवर में एक चीज जानता हूँ कि द वेलोसिटी इज टू मच हाई। वेलोसिटी इज टू मच हाई सबको पता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या ब्रेडेड रिवर के अंदर सेल्ट होता है? क्या ब्रेडेड रिवर के अंदर सेल्ट होता है? क्वेश्चन आप लोगों से। यस, आई विल आल्सो से दैट कि ब्रेडेड रिवर के अंदर सेल्ट होता है। आप कभी जाकर भी देख लीजिएगा। सपोज आप ऋषिकेश ही जाते हैं, मैं ऋषिकेश का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं परसों ऋषिकेश से ही आया हूँ। ऋषिकेश ही आप जाते हैं तो ऋषिकेश में राफ्टिंग होता है। राफ्टिंग जहां से स्टार्ट होता है, राफ्टिंग बीच की मैं बात करूँ, पूरा एल्यूवियल का बना हुआ है, पूरा रेत ही रेत। राफ्टिंग के टाइम पर भी रेत आ रहा है, यानी ब्रेडेड रिवर में रेत सिल्ट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। ये क्वेश्चन बन सकता है, ब्रेडेड रिवर जो है, ब्रेडेड रिवर कंटेन सिल्ट। ब्रेडेड रिवर के अंदर भी सिल्ट होता है। कहीं आप लोग सोचो कि यहाँ पे रॉक से तो सिल्ट नहीं होगा, रॉक से टूट टूट के ही सिल्ट आता है। ब्रेडेड रिवर के अंदर भी सिल्ट होता है। अभी तीसरी, सर एसएससी जेईई 2020 इज इन फेब, इज इट पॉसिबल टू क्रैक? यस, व्हाई नॉट। तुम्हारे पास अक्टूबर आधा बचा है,
अक्टूबर खत्म ही करो, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने है, मैं 3 महीने में गेट की तैयारी कर सकता हूँ और अपने टॉपर की रैंक में आ सकता हूँ, तो तुम तो एसएससी जेई की कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट आना भी पॉसिबल है, यहाँ पर तैयारी तो आराम से हो जाएगी, 3 महीने इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अभी बात को समझ, रेडिट रिवर समझ में आ गया। उसके बाद मेरी बात आती है, थर्ड वन इज नोन टू बी एज द डेल्टाइक रिवर। थर्ड वन इज नोन टू बी एज द डेल्टाइक रिवर। Now everybody knows that. I will guide you some points here, so you will get to know about that. I'm saying that before originating into the ocean, before ends up in the ocean, sorry, before merging in the ocean, rivers actually lowers its velocity due to the traveling through the plain ground. ओशन के आसपास प्लेन ग्राउंड होता है, वहाँ पहाड़ नहीं है। ओशन वही होता है जहाँ प्लेन ग्राउंड होता है, जाहिर सी बात। मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोगों का टोटल एक रिवर जो है वो ओशन में जाके मिलने से पहले प्लेन ग्राउंड से ट्रेवल करता है, यानी आपको पता है कि ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शनल लॉस दुनिया भर का होता है। Obviously, when the river is traveling on the plain ground, it will travel through the soil, and the soil will exert a frictional force over the flow of the river. So there is the frictional force, that is the resistive in nature. I will say that the velocity or the discharge of the river will be going to reduce. Velocity or the discharge will be going to reduce. I can say that कि जब velocity or discharge is reduced, then ladies and gentlemen, what is the cause behind that? I am already saying कि it is the frictional loss which causes reduction in the velocity of the stream. I am saying that also ladies and gentlemen कि आपका frictional loss के कारण flow जब कम हो रहा है, तो यहाँ ये भी chance बनता है कि due to the irregularity in the flow, river will be diverting into various streams. मेरी बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूँ. Suppose this is your ocean. This is your ocean and the river has come from this. This is your river. सर आपकी क्लास YouTube पर देखने के बाद मैंने सब्सक्रिप्शन लिया. ओके, कब लिया है आपने सब्सक्रिप्शन? सो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना एक बारी, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि एक्चुअली में करना क्या है, कैसे क्या है, 3 महीने में तैयारी कैसे हो सकती है. आई टेल यू द स्ट्रेटजी बिहाइंड दैट. मुझे कांटेक्ट कर लेना. अब कांटेक्ट नंबर मेरा नहीं है, बच्चे दे देंगे, नहीं तो मेरी मेल आईडी बटी हुई है, आप वहां से कांटेक्ट कर लेना. यू विल गेट टू नो. ठीक है, नहीं तो मुझे अनअकैडमी की ऐप पर मैसेज कर लेना, वहां से पता लग जाएगा. बात को समझना. मैंने कहा कि ये रिवर है और ये रिवर जो है ये वेरियस प्लेन से गुजर रही है और यहाँ फ्रिक्शन लॉस लग रहा है. आपको पता है ड्यू टू द इरेगुलर पैटर्न इन द मिट्टी, ये रिवर जो है ये बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाएगी. ये रिवर जो है ये बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सबको पता है, सबको पता है. आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रिवर आपकी छोटी छोटी स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर जाके ओशियन में मिल जाएगी, ये भी पता है. ज्योग्राफी में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूँ. ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस ये सारी चीजें हो रही है. फ्रिक्शनल लॉस और इरेगुलरिटी के कारण ये सारी चीजें हो रही है. आई कैन से दैट जो बीच का पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन आपका बन रहा है, ये जो बीच का पोर्शन आपका बन रहा है, सर इस बीच के पोर्शन को आप क्या कहते हो? कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, आई एम टेलिंग यू द वर्ड. इस बीच के पोर्शन को आप लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं डेल्टा. इसको नाम देते हैं डेल्टा. इसको नाम दिया जाता है डेल्टा. आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तुमको समझ में आ चुका है कि ये डेल्टाइक रिवर क्यों कहलाती है. डेल्टाइक रिवर कहलाने का मतलब एक ही चीज आता है कि आप लोगों को टोटल डेल्टा की फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है. उसी रिवर की पैटर्न की वजह से मेजर कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा इज द स्ट्रीम फ्लो फ्रिक्शनल लॉस. यस, तो डेल्टा की फॉर्मेशन होती है जिसके कारण आपके ये रिवर का नाम डेल्टाइक रिवर का नाम दिया जाता है. ठीक है, तो आई विल से दैट बिफोर एंडिंग इन द ओशियन, before ending in the ocean, river gets diverted into various small streams.
and there is formation of delta in between the rivers, in between streams. That is known to be as what? That is known to be as the deltaic river. उसको हम deltaic river का नाम देते हैं. I will say one thing to you कि नोट करके या वैसे ही पहचान लेना. Due to the less discharge, due to less discharge and accumulation of the water, due to less discharge and accumulation of the water, भाई पानी आगे पास नहीं आ रहा, लेकिन पीछे से तो आ रहा है. पीछे से तो पानी आ रहा है, आगे पास नहीं हो पा रहा. I will say that जब पीछे से पानी आता है, आगे पास नहीं होता, तो वाटर बॉडी की डेप्थ बढ़ जाती है. वाटर बॉडी की डेप्थ बढ़ जाती है. I am giving you one classic example of this. You will get to know about that. Due to the less discharge and accumulation of the water, I will say that water table will rise. Water table, yes, water table in the river and river will rise. आपका पानी जो लेवल होता है डेल्टाइक फॉर्मेशन से पहले रिवर के अंदर बढ़ जाता है. ठीक है. अब वो जगन्नाथपुरी जी के बारे में सबने सुना होगा ना, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी सुना ना सबने. मुझे उसका रिवर का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरी जीके बहुत कमजोर है. कैन एनीबॉडी टेल मी कि वहां पर ओशियन में कौन सी रिवर निकल कर आ रही है? उस ओशियन में कौन सी रिवर मिल रही है? कोई नाम बता सकता है मुझे? उड़ीसा में, गुजरात में जगन्नाथपुरी के ओशियन पे कौन सी रिवर मिल रही है? कैन एनीबॉडी टेल मी? चलिए, जब आपको नाम नहीं पता तो इसके बारे में बताना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज सिलेबस से थोड़ी अलग है. नर्मदा तो नहीं जा रही है, जगन्नाथपुरी में नर्मदा रिवर नहीं जा रही है. आई थिंक सो. जो भी रिवर है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पोर्शन. कोई भी रिवर है उसकी डेप्थ ज्यादा हो जाती है, ये चीज हमको पता है. अब मेजर बात यहाँ पर यह आती है, मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ. तुम्हें भी पता लग गया, मुझे भी, कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, जीके में जीरो ही निकल रहे हो. कॉमन क्वेश्चन था ये, आपको ये चीज पता होनी चाहिए. आगे मेरी बात आती है यहाँ पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन दैट कि अभी कुछ नोट करके मैं लिखवा देता हूँ जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न? आई विल से दैट कि डिस्चार्ज की मैं बात करना चाहूँ तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा आई विल से दैट कि रिवर्स इन हिली रिवर में सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद आप लोगों का कहाँ पर होगा? एल्यूवियल रिवर. एल्यूवियल रिवर में ज्यादा होगा. उसके बाद आप लोगों का डेल्टाइक रिवर की तरफ आप यहाँ से निकलता है. कोई डाउट ही नहीं है, ये सारी चीजें कॉमन है, तो मेरे को ये चीज क्लियर आ चुकी है. उसके बाद आई विल से दैट कि सिल्ट अमाउंट की मैं बात करना चाहूँ तो सिल्ट अमाउंट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिल्ट अमाउंट की बात करना चाहूँ तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, जहाँ डिस्चार्ज कम होगा वहां सिल्ट ज्यादा होगा, तो उल्टा कर. डेल्टाइक रिवर में सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद एल्यूवियल प्लेन्स पे होगा. उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों का हिली रिवर की तरफ ही चलेगा. अब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से कि एरोजन अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? भाई एक चीज याद रखना कि मेंड्रिंग जो रिवर होती है, मेंड्रिंग रिवर के अंदर सबसे ज्यादा इरोजन होता है. उसके बाद आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा जो डेल्टाइक रिवर होती है उसके अंदर डिपोजिशन ज्यादा होता है. आई विल आल्सो से दैट कि इसके बाद मेरे पास आती है ब्रेडेड रिवर. क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, आई विल आल्सो क्लियर दैट. अभी इसके बाद मेरे पास आती है डेल्टाइक रिवर. देखो एक चीज समझ, डेल्टाइक रिवर जो है ना वहां पे वेलोसिटी कम है, और डेल्टाइक रिवर में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वहां पे एरोजन नहीं होता, वहां डिपोजिशन होता है. वहां एरोजन नहीं होता, वहां पे डिपोजिशन होता है. तो आई विल से दैट कि डेल्टाइक रिवर इज नॉट फॉर द एरोजन बिकॉज देयर इज वेरी लेस वेलोसिटी, देयर इज नो चांसेस ऑफ द टर्बुलेंस. अगर टर्बुलेंस शब्द यहाँ पर आया है तो वो तो ब्रेडेड रिवर में सबसे ज्यादा होता है. देन व्हाई देयर इज नॉट मैक्सिमम एरोजन? आई विल से दैट कि टर्बुलेंस वहां पे सबसे ज्यादा होता है, लेकिन रेगुलर पैटर्न होता है. वहां रॉक्स या फिर बोल्डर्स होते हैं जो कि एरोडेड नहीं होते. रॉक्स या बोल्डर्स होते हैं जो कि एरोडेड नहीं होते, तो वहां टर्बुलेंस के कारण एरोजन नहीं हो रहा. होता है, इरोजन है, होता है,
लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। और मींडरिंग में क्या होता है कि इरेगुलरिटी चलती है, सांप की तरह चल रहा है पानी, यहां से यहां पानी जाएगा तो इस पीक पोर्शन पे इरोजन सबसे ज्यादा होने के चांस है, फिर वो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी अटेन कर रहा है, फिर इरोजन होने के चांस है। ड्यू टू द meandering pattern there is the chances of the erosion in the meandering river, that's why I'm saying that कि erosion सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम लोगों ने 3 रिवर के बारे में जाना, एक छोटा सा नोट करके और लिखवा देता हूँ कि रेगुलर फ्लो कौन प्रोवाइड करता है। देखो डेल्टाइक रिवर तो रेगुलर फ्लो नहीं दे सकता, क्योंकि वहां तो क्या हो रहा है कि एक ही रिवर जो है वो काफी सारी स्ट्रीम्स में निकल कर आ रही है। रेगुलर फ्लो होता तो डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। डेल्टा की फॉर्मेशन हो ही इसी कारण से रही है कि आपका फ्लो जो है वो टूट रहा है, इरेगुलरिटी के कारण ही तो फ्लो टूट रहा था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रेगुलर फ्लो नहीं आ सकता। क्रेडिट सिस्टम में इतना ज्यादा टर्बुलेंस होता है कि वहां पे राफ्टिंग चल रही है, रेगुलर तो बिल्कुल ही नहीं पता। वहां तो रेगुलर हो ही नहीं सकता ना, इतने ज्यादा ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, कुछ रास्ता ही नहीं है पानी का, तो रेगुलर हो ही नहीं सकता। बची क्या मेरे पास? मींडरिंग। मींडरिंग में पानी ऐसे चल रहा है, लेकिन मेरी बात को समझना, अभी जो मैं कहना चाहता हूँ, एक पानी तुम्हारा जो है वो ऐसे चल रहा है और एक पानी तुम्हारा ऐसे ऐसे चल रहा है। प्लीज टेल मी, दिस इज योर ए पैटर्न, दिस इज योर बी पैटर्न, रेगुलर फ्लो कौन दे रहा है? यहाँ पे लंबे पैटर्न के लिए आपका पानी इस तरीके से चल रहा है, लंबे पैटर्न के लिए पानी ऐसे चल रहा है। आई कैन से दैट कि देयर इज द चांसेस ऑफ द फ्लो टू बी रेगुलर, देयर इज द चांसेस ऑफ द फ्लो टू बी लैमिनार, बट हियर यू विल find that it is impossible for me flow that कि it is regular flow, इधर turbulence आएगा क्योंकि zigzag pattern continuity पे चल रहा है। I will say that यहाँ पे मेरा regular flow आने के चांस है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मींडरिंग रिवर जो है वो रेगुलर फ्लो देती है। मींडरिंग रिवर provides regular flow as compared to unlike, ऐसा लिखो, unlike braided and deltaic, unlike braided and deltaic। क्लियर होनी चाहिए बातें। एक बार थम्स अप या यस करके लिखना है यहाँ पर जो भी उपस्थित है, ताकि लोग आगे चल सके। अब मैं आपको ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। Now, ladies and gentlemen, have a concentration back. What do you mean by the river training works? I will say that it is our objective to, it is aim to protect the bank, to protect the banks, to guide the flow, discharge control, silt control, for effective and efficient irrigation, for effective and efficient irrigation। एक इफेक्टिव और एफिशिएंट इरिगेशन के लिए मुझे ये सारी चीजें चाहिए। मैं अपने बैंक को बचाऊं, आसपास के एरिया को फ्लड से बचाऊं, सिल्ट को कंट्रोल करूं, डिस्चार्ज को कंट्रोल करूं, और जहां जहां मुझे फ्लो चाहिए वहां वहां मैं अपने फ्लो को भेज सकूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्ट्रक्चर्स that are known to be as the river training works। I will say that this is all possible, this is all possible due to the presence of some structures across or along the river called river structure। उन सभी को हम लोग कहते हैं रिवर स्ट्रक्चर या रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स, एक ही बात है। एंड द फिलोसफीज या डिजाइन बिहाइंड दैट, द डिजाइन
philosophy, working nature behind that is known to be as the river training works. समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बेसिक सा चीज था, कुछ ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए. Behind it called river training works. इसको हम लोग कहते हैं river training works. आगे मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आप लोगों का क्या क्या इंक्लूड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, सो हैव कंसंट्रेशन दैट ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है क्या. Now ladies and gentlemen, have concentration that first of all I will say that to protect the banks or the surrounding area from the flood, to protect the banks and surrounding area from floods and erosion. अभी मैं एक एक करके आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा. You will get everything about it. Don't worry about that. दूसरी चीज I will tell you that कि फॉर द नेविगेशन पर्पस वी ऑल्सो यूज दैट. हाँ, अभी क्यों मैं आपको समझाता हूँ. फॉर नेविगेशन पर्पस, अभी ये चीज भी हम ध्यान रखेंगे, देखना. अभी फॉर नेविगेशन पर्पस आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल्सो आई विल से दैट कि रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है वो इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द सेडिमेंट लोड को भी इंश्योर करवाता है. फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ सेडिमेंट लोड. अभी जब समझाऊंगा ना तो मैं दोबारा इस पर आऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. अगर समझ नहीं आ रहा कैसे क्या, सब कुछ समझ आ जाएगा. फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द सेडिमेंट लोड, बेसिकली तीन ही होते हैं. अगर मेरी बात आती है यहाँ पर कि यार हम लोग जो रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं, देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस टेक्निक्स थ्रू व्हिच द रिवर ट्रेनिंग वर्क इज बीइंग डन. सो आई विल से दैट कि उसको पढ़ने से पहले कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीज आ जाती है. चलिए गो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क. क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क. रिवर ट्रेनिंग वर्क को उसके आधार पर, उसके पर्पस के आधार पर, उसके क्वालिफिकेशन और उसके वर्किंग के आधार पर हम लोगों ने डिस्कस किया और उसको क्लासिफाई किया, और कुछ नहीं. First of all is known to be as the high training work. That is known to be as the high training work or high water training. Now I know that कि whenever there is the high amount of the water coming from the glacier, suppose मैं बात करता हूँ कि आपका जो पानी है वो किसी ग्लेशियर से आ रहा है और किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरता हुआ जा रहा है, then I can say that there is a lot of the water. I need to control that water. I am saying the example of the ऋषिकेश. क्या सर आप लोग के पीछे पड़ गए ऋषिकेश. मैं सच बताऊं, मैं गया अपनी साइट पे था उधर. फिर साइट पे गया तो काम हो गया था साइट का. तो साइट पे जाने के बाद आया तो ऋषिकेश, और ऋषिकेश में मैं एक्चुअली मैं सब कुछ देख कर आया क्योंकि मुझे ये पढ़ाना था. इसलिए आई एम गिविंग यू वन लाइन एग्जांपल ऑफ दैट. एंड फ्यूचर में कभी हुआ तो आप लोग भी जाइएगा. देखने से चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, और मैं एक एक चीज वहां पर देख कर आया हूँ. गलती मेरी ये हो गई, आई वॉज देयर फॉर द राफ्टिंग एंड मैं अपना मोबाइल नहीं लेकर गया. अगर मोबाइल लेकर जाता तो मैं एक एक चीज की फोटो लेकर आता, जो वहां पर लिखा था, जो वहां बना रखा था, जो वहां एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हम बनाते हैं, उसको हम लेकर आते, सीरियसली उसको लेकर आते. गलती हुई, मोबाइल नहीं लाया. तो अभी मैं बस समझा ही रहा हूँ उस चीज को याद करके, और कभी आप लोग भी मेरे शब्दों को याद करके जाइएगा ऋषिकेश. कौन कहता है जिंदगी में मजे नहीं है, कभी जाइए तो ऋषिकेश, ठीक ना. तो मैं कहता हूँ यहाँ से अभी कि हाई वाटर ट्रेनिंग में क्या होता है. यार ऋषिकेश की अगर रिवर देखूं मैं, इट इज बहुत चौड़ी रिवर है, ठीक है. हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ. बहुत चौड़ी रिवर है, और उस रिवर के अंदर वाटर की डेप्थ 30 से 40 फीट के बीच में है. देखिए, स्टील का वन लाइनर जो है वो 2 दिन में रेडी होगा, 2 से 3 दिन लग जाएगा. स्टोन का वन लाइनर कल रेडी होगा. स्टील के वन लाइनर में मान के चलो 3 दिन लगेगा. जैसे जैसे आता रहेगा आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी समझ कर चलो जो मैं बोलना चाहता हूँ. मैंने कहा कि वहां पर बहुत चौड़ी है, और बहुत चौड़ी होने के साथ साथ यार आपको ये भी पता है कि उधर, आपको पता है उधर रिवर गंगा जो है, गंजीज की टोटल डेप्थ है
30 से 40 फीट के आसपास डेप्थ है। तो वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि हाई वाटर का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर, ट्रेनिंग का मतलब होता है वहां पे काम करना। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग वर्क्स। सो आई विल राइट वन थिंग फ्रॉम हियर, इट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर, and this is known to be as the work, this is known to be as the structure work, nothing else. High amount of the water के साथ work करना, I will create that much width of the channel so that it can carry lot amount of the discharge. Along with that, it also there is the protection of the area from the flood. So I can say that, ladies and gentlemen, from here कि the team which is working with the PI water training works also be defined as which is working for the huge amount of the water, and its objective is to protect the area from the flood. How can we protect the area from the flood and also make the river to carry huge amount of the water? I can say that मैं अपनी river को कैसे huge amount of the water contain करने के लिए enable कर सकता हूँ. I know that है. उसके width बढ़ा दूंगा ना, width बढ़ा दूंगा. So this is the objective question of the PSC exam. I don't know which exam is that, but it can be the objective of your SSC JEE. The huge amount of the water work का मतलब है कि the team behind that is having the aim is to carry high amount of the discharge, aim is to carry high discharge and ensures the stability of the surrounding area, Now I can say that, ladies and gentlemen, basically it deals with the width of river. ये river के width के साथ deal करता है so that river can handle high discharge. या आपके river के width के साथ deal करता है ताकि river आपका high discharge को handle कर सके. मेजर चीज जो आपको याद रखनी है ना वो यही है कि it deals with the width of the river, nothing else. अब मेरी बात आती है, just go with the another work that is known to be as the load training work. Now what do you mean by the load training work? I will say that whenever there is the chances of the low discharge, suppose you are in the plain level, or I can say that आप ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है. मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ कर चलिएगा, मस्त बना रहा. ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है, and you will find that कि ऋषिकेश is the hilly area and Haridwar is the plain area, and you will find that there is the much water training works in the Rishikesh, and Rishikesh contains high water training works. It contains width of the channel, it contains prevention on the banks with various structures. I will also tell you about that. लेकिन जब आप हरिद्वार में आते हैं तो हरिद्वार में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता आपको. वहां पे कोई हिल नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है. इट इज ओनली हैविंग द प्लेन एरिया. हरिद्वार में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप लोगों ने हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी एक बैंक बना रखा है. ये बहुत फेमस एग्जांपल दे रहा हूं. हर की पौड़ी क्या है? एक घाट बना रखा है, और उस हर की पौड़ी के सामने ठीक एक दूसरा घाट बना हुआ है, और वो घाट बहुत लंबे लंबे है. आप देखेंगे थोड़ा सा दूर जाएंगे आप, तो आपको उसके बाद एक घाट नहीं मिलेगा. लेकिन जब आप हर की पौड़ी से पीछे की साइड आते हैं तो आपको तीसरा घाट भी मिलता है. यानी मैंने कहा कि 2 घाट बड़े लंबे लंबे थे. 2 घाट जो मैं आपको कह रहा हूं जहां पर लोग नहाते हैं, वो घाट बड़े लंबे लंबे थे, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ गए तो वो जो घाट था वो यहाँ तक ही था, और ये तीनों घाट सपोज यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं. आई एम सेइंग दैट पीछे से तो वो ऋषिकेश से जो रिवर आ रही है, वो तो इतनी चौड़ी है. ऋषिकेश से जो रिवर आ रही है वो इतनी चौड़ी है. एंड आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पर आपका ऋषिकेश है, यहाँ पर आपका हरिद्वार है. ऋषिकेश इज द हिली एरिया, हरिद्वार इज द प्लेन एरिया. एंड आई एम सेइंग यू वन थिंग, दैट द डिस्चार्ज ऑफ द रिवर इज हाई. Here it is having the high discharge of the river. Everybody knows that it is having the high discharge of the river. Sir, I know that it is having the small discharge. Why? Sir, आप हरिद्वार में जाओगे, आप मुझसे ये चीज का आर्ग्यू कर सकते हो कि सर वहां पे बहुत तेज स्ट्रीम का पानी आता है. शायद आप पैर रखो और आपका कंट्रोल ना हो तो आप बहते चले जाओ, इतना पानी का स्ट्रीम है वहां पर. मेरे शब्दों पर गौर देना. लेकिन कभी ऋषिकेश में पैर रख के देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि हरिद्वार का पानी और ऋषिकेश के पानी में भाव में क्या फर्क है. समझ आ जाएगा. वहां बहुत ज्यादा होता है, यहाँ थोड़ा कम है.
चार्ज कम होता आ रहा है। वहां पर भी अभी एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात तो समझना। ये जो हरिद्वार के घाट है ना, ये जो हरिद्वार के घाट है, इन हरिद्वार के घाट बस इतने ही है, ये इतने ही है, ये इससे आगे नहीं। इससे आगे फर्दर वही चौड़ी गंगा। आप कभी देखना भी, आप कभी हरिद्वार जाओ तो आप देखना, ये घाट तो थोड़े से ही है। आप बैराज के ऊपर से जाओगे या फ्लाईओवर या ब्रिज के ऊपर से जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गंगा रिवर बहुत चौड़ी है, पानी नहीं बह रहा, बहुत धीरे धीरे पानी बह रहा है, ऐसा आपको फील होगा एज कंपेयर टू हर की पौड़ी वाला डिस्चार्ज। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने घाट बनाया, इस पूरी की पूरी चौड़ी गंगा को छोटे छोटे दो हिस्सों में तोड़ दिया, वन हिस्सा एंड दूसरा हिस्सा। शब्दों पर गौर दें, दो हिस्सों में तोड़ने का मतलब क्या है सर? यू हैव डिक्रीज्ड द एरिया, यू हैव डिक्रीज्ड द एरिया, यू नो दैट दिस चार्ज इज कांस्टेंट। पीछे से पानी उतना ही आ रहा है, फ्लो इज कांस्टेंट, पानी उतना ही आ रहा है। यू कैन से दैट यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो प्लस वॉल्यूम तो उतना ही है ना, वॉल्यूम तो उतना ही आ रहा है, पीछे रोक थोड़ी रहे हो आप उसको। डैम की बात नहीं कर रहा मैं, डैम है ही नहीं मान लो, वैसे डैम है मान लो, अभी नहीं है, तो वॉल्यूम को तो उतना ही भेज रहे हो, एरिया कम कर रहे हो, वेलोसिटी बढ़ेगा। एंड आई ऑल्सो कैन से दैट कि विड्थ अगर कम हो रही है तो डेप्थ बढ़ेगी, विड्थ अगर कम हो रही है तो डेप्थ बनेगी। और ये डेप्थ घाट पर बढ़ानी जरूरी होती है, क्यों? लोग नहाएंगे कैसे, लोग नहाएंगे कैसे? अभी फिलहाल हरिद्वार में बिजली गिरी थी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं उसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड गया था। तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कंस्ट्रक्शन बन रही है तो पानी नहीं आ रहा, तो वहां थोड़ा थोड़ा सा पानी है, लोग नहा नहीं पा रहे ढंग से। तो घाट पे पानी की डेप्थ को बढ़ाना था। मैं तो एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, देयर आर वेरियस पर्पसेस आल्सो, अभी तुमको समझाऊंगा। पानी की डेप्थ को बढ़ाना था, इसलिए तुमने क्या करा, तुमने यहाँ पर घाट बना दिए दो, ताकि विड्थ कम हो, वेलोसिटी बढ़ जाए और उसकी डेप्थ ऑफ द फ्लो बढ़ जाए, लोग नहा सके, एक पर्पस। दूसरा पर्पस चलो ये तो समझ आ गया। आगे तुमको अगर पानी को कैनाल में भेजना है, पानी को कैनाल में भेजना है, यू ऑल्सो वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट कि पानी का जो एक लेवल होता है कैनाल के अंदर सफिशिएंटली हाई होना चाहिए ताकि खेतों तक पानी चले जाए। कैनाल के अंदर पानी का लेवल हाई होना चाहिए ताकि पानी खेतों तक चले जाए। और अगर आपकी रिवर के अंदर ही पानी लो है ना, तो किसी भी हालत में कैनाल में हाई नहीं हो सकता। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें कुछ ऐसे घाट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं ताकि उस पोर्शन में पानी का लेवल हाई वेलोसिटी से हाई डेप्थ के साथ फ्लो कर जाए और कैनाल में एंटर कर जाए। सर हाई वेलोसिटी के साथ हाई डेप्थ में पानी जा रहा है, कैनाल में एंटर कर रहा है, बाकी का काम तुम जानते हो, इरिगेशन में काम आएगा। तो देयर आर वेरियस प्रैक्टिकल पर्पस जिसके लिए हम अपने घाट बना रहे हैं। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, मैं घाट की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हम विड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ द फ्लो को बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो को बढ़ा रहे हैं फॉर वेरियस प्रैक्टिकल पर्पस। ये जो काम चल रहा है ना, ये डेप्थ से रिलेटेड चल रहा है, बात को समझो। अभी तुम विड्थ को कंट्रोल कर रहे थे, अभी तुम डेप्थ को कंट्रोल कर रहे हो, इसको कहते हैं लो ट्रेनिंग। तो अभी मैं इसको लिखवा नहीं रहा, बट उम्मीद है कि जो समझाने का प्रयास किया वो समझ आ गया। तो लो ट्रेनिंग वर्क के लिए मैं क्या लिखना चाहूंगा, दे कंटेन्स दे। अभी ये जो घाट का पानी मैं पीकर आया हूं और तुम्हें डिस्क्राइब कर रहा हूं, इस घाट का एक प्रैक्टिकल मतलब समझाऊंगा तो तुम्हें और चीजें क्लियर आएंगी। घाट के पानी को और घाट को मत भूल जाना, क्योंकि उस घाट के पानी से हमारा देश सींच रहा है, संस्कार है हमारे ऊपर। आई विल से दैट लो ट्रेनिंग वर्क क्या कहूंगा, दे डील्स विद द डेप्थ ऑफ द फ्लो, दे डील्स विद डेप्थ ऑफ द, आई विल से। अभी तुमको ये थ्योरी समझ आ गई है, क्यों क्या कैसे, बस एक सेंटेंस लिखा मैंने, यू विल कम टू नो अबाउट दैट। मेजर चीज एक और यहां से मेरे पास बची है, दैट इज गोइंग टू बी एज द मेन ट्रेनिंग वर्क्स। देखिए मेन ट्रेनिंग वर्क्स का क्या काम है। आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऋषिकेश में हाई वेलोसिटी, हरिद्वार में लो वेलोसिटी। पानी ऋषिकेश से आया, यू नो दैट कि इट जस्ट डाइवर्जेस विद द हेल्प ऑफ द वाटर। एंड हरिद्वार में पानी आया तो लो वेलोसिटी के साथ आया। यू कैन से दैट व्हेनेवर देयर इज द रिडक्शन इन द वेलोसिटी, जो पीछे से पानी के साथ मिट्टी आ रही थी वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखिएगा, आप जैसे जैसे प्लेन की तरफ आते हैं आपको मिट्टी का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। आई कैन से दैट देयर इज द डिपोजिशन ऑफ द मिट्टी ओवर दैट एरिया, डिपोजिशन ऑफ द मिट्टी ओवर दैट एरिया। और तुमको ये चीज समझनी थी, अगर वो मिट्टी एक जगह जमा हो जाए,
अगर वो मिट्टी एक ही जगह जमा हो जाए, यार आप लोग कह सकते हो अगर एक जगह जमा हो गई तो वो तो इरेगुलरिटी कॉज कर देगी। अगर वो मिट्टी एक ही जगह जमा हो गई तो इरेगुलरिटी कॉज कर देगी, उस इरेगुलरिटी से बचना है। You know that you have to deal with the effective and the uniform disposal or the distribution of the sediment load over that. वो जो disposal of the sediment load है ना, effective और efficient और uniform होना चाहिए ताकि आगे का सारा वर्क फ्लो में चल सके, उसको कहते हैं मीन ट्रेनिंग वर्क। ऋषिकेश में चल रहा था हाई ट्रेनिंग वर्क, हरिद्वार में चल रहा है लो ट्रेनिंग वर्क। सर सिल्ट का डिस्पोजल बीच में यूनिफॉर्म बनाना है ताकि पानी सारा आ सके। एक जगह पानी अगर जमा हो गया, एक जगह सिल्ट जमा हो गई तो वहां पे एक वो बन जाएगा, बैंक टाइप का बन जाएगा, इरेगुलर क्रिएशन हो जाएगा, आगे दिक्कत हो जाएगी आपको। यू कैन नॉट यूज दैट वाटर फॉर द स्नान एट हरिद्वार। इतने तेज पानी को हम फिर हरिद्वार में यूज नहीं कर सकते नहाने के लिए। ऋषिकेश में कोई नहीं नहाता, अलाउड ही नहीं है सर। आप ऋषिकेश के पानी के बीच में कोई जाके नहीं नहाता, सिर्फ गंगा किनारे पर नहाया जाता है, वहां अलाउड ही नहीं है। क्यों? पता है क्यों नहीं है, दैट इज द रीजन। हरिद्वार में बीच में नहाते हैं, तो वो यही है, सारा का सारा इंजीनियरिंग खेल है। क्या, कैसे, क्यों, वो सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं और उसको पहचाना गया है। आई एम गिविंग यू वन क्लासिक एंड द लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। शायद ये एग्जांपल किसी ने दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने दिया। जो देखने में गया था वहां पर और जो मैं पढ़ने गया था उसको देखकर आया, और मुझे ये लेक्चर लेना था, सच बताऊं तो इसलिए मैं वहां गया भी था। दो काम थे मेरे, एक तो मेरा साइट का काम, एक मेरा ये काम, सच यही था। मीन ट्रेनिंग वर्क समझ में आ चुका है, तो अभी मेरे को ये क्लियर होता है एक शब्द जो मुझे लिखना है वो क्या था। मीन ट्रेनिंग वर्क इज डिफाइंड एज व्हाट? सर इट डील्स विद यूनिफॉर्म फ्लो and efficient flow. Sorry, slowly disposal. अब मैं तुम्हें एक ही चीज बताना चाह रहा हूँ जो तुम्हें मैं बता तो चुका हूँ। सबसे पहले हिल्स की तरफ हाई ट्रेनिंग वर्क करना पड़ेगा, एलिवेल प्लेन्स की तरफ लो ट्रेनिंग वर्क करना पड़ेगा, और हाई ट्रेनिंग वर्क एंड लो ट्रेनिंग वर्क are dependent on मीन ट्रेनिंग वर्क। जाहिर सी बात, पहले हाई फिर मीन और फिर लो, तो लो और हाई जो है वो मीन पे डिपेंड कर। आई होप सो ये क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को समझ आया होगा। पर्सनली मुझे तो अच्छा लगा और मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। कभी आप लोग चाहे तो जरूर देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से कि वो कौन कौन से मेथड होते हैं जिसकी मदद से हम लोग रिवर ट्रेनिंग करते हैं। मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग, there are various methods of the river training. I will say that first of all we will go with the leaves, then we will go with the crayons, उसके बाद we will go with the guide banks, उसके बाद we will go with the bank protection work, उसके बाद ladies and gentlemen we will go with the pitched land. सारे रिवर ट्रेनिंग वर्क का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिए। आगे की मेरी बात आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द लीव्स। व्हाट आर द लीव्स? देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, सॉइल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, सॉइल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर विद जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप। आप देखेंगे जैसे ही आप लोगों की एक रिवर आ रही है, जैसे ही आप लोगों की एक रिवर आ रही है, और आप देखेंगे कि इफ इट इज योर रिवर एंड द रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो आप देखेंगे आसपास का एरिया जो होता है
तो सारा का सारा कुछ दूरी तक एक मिट्टी से भरा हुआ होता है, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल जेंटल स्लोप की तरफ चलता है, आसपास का एरिया मिट्टी से भरा होता है और आप देखेंगे कि ये मिट्टी जो है ये बैंक तक होती है। उसके बाद मिट्टी जो है वो कुछ इस तरीके के स्लोप के साथ नीचे जाती रहती है। उसके बाद आप देखेंगे ये मिट्टी इस तरीके के स्लोप के साथ नदी में जाती रहती है और फिर इतनी गहरी हो जाती है कि ना तो हमें पता ना तो किसी को पता। तो ये क्या है, ये जो मिट्टी का स्लोप आप बना रहे हैं ना, ये मिट्टी का स्लोप को हम बोला जाता है लीव्स। अब मैं इसके पीछे का प्रैक्टिकल पर्पस बताता हूँ, लिखवाऊंगा मैं कुछ नहीं यहाँ पर, आई विल गिव यू द रिटन नोट्स ऑफ दैट आल्सो, इस लेक्चर में अपलोड कर दूंगा फोटो खींच के। बट मेरा जो कंसेप्ट है वो समझकर चलना, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। आई विल से दैट लीव्स क्या है सर, मिट्टी का पहाड़ है, पहाड़ नहीं कहूंगा, मिट्टी का प्लेन है, बैंक के अलोंग मिट्टी का प्लेन बनाया जाता है। तुमने देखा भी होगा जैसे कि ये नदी है, नदी के पास मिट्टी का प्लेन होता है, तुम्हें ऐसा लगेगा वो नेचुरल होता है, कई बार तो नेचुरल होता है, कई बार ये आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई विल से दैट वो काफी दूर तक जा रहा है, उसके बाद तुम्हारे घर स्टार्ट होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया के बाद घर बनना स्टार्ट होते हैं। What is that mitti called? That mitti is called leaves. Sir, I have already told you that the function of that mitti is providing a frictional resistive force to the flow. Function of that mitti is to provide frictional resistive flow. यानी पानी का वाटर लेवल कभी भी राइज होगा तो फ्लड आने से पहले तुम्हें एक तरह की चेतावनी मिल जाएगी कि पानी का लेवल राइज हो रहा है, हाई टर्बुलेंस मिलने से बच जाएगा, और तुम्हें एक सफिशिएंट टाइम अलॉट हो जाएगा कि यू हैव टू गेट एस्केप आउट ऑफ दैट एरिया सो दैट यू विल नॉट। अभी मेरी बात आती है कि लीव समझ आ गई, लीव क्या है, मिट्टी का छोटा सा जेंटल स्लोप वाला लैंड है। दूसरी बात मेरी आती है कि मिट्टी का और क्या रीजन हो सकता है। सर एक चीज आप लोगों को समझकर चलनी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मिट्टी ही मिट्टी को खींचती है, लोहे ही लोहे को काटता है और संस्कार ही संस्कार को पालता है। साइड सी बात है। मैंने एक चीज कही कि यार आपके सिल्ट के पानी के अंदर दुनिया भर के सिल्ट है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस सिल्ट प्रोवाइड कर रहा है, देयर कैन बी द चांसेस कि जो सिल्ट आ रही है वो इसके अलोंग डिपॉजिट होती रहेगी, सिल्ट जो आ रही है इसके अलोंग डिपॉजिट होती रहेगी। तो आई विल से दैट कि एक्चुअली में लीव्स के दो तीन पर्पस आपको यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि लीव्स क्या करती है। तो आई विल से कि लीव्स जो है वो आप लोगों का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एरिया है, ताकि आपको एक वार्निंग मिल जाए और आपकी फ्लड से प्लेन जो है वो बच सके और वहां पे सिल्ट डिपॉजिट भी हो सके। उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर लीव्स के लिए एक और बात भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल बंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल बंड्स। अब तुमको इस शब्द से भी चीजें समझ में आ जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय द मार्जिनल बंड्स। एक ही बात कहना चाहूंगा, बंड्स को हम लोग कहते हैं बैंक, बंड्स को हम लोग बैंक का नाम भी देते हैं, बैंक का मतलब किनारा, उसको बंड भी कहते हैं। मार्जिनल बंड का क्या मतलब आ रही है, मार्जिनल बंड का मतलब है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, यार रिवर के लिए तुम एक पर्टिकुलर मार्जिन छोड़ रहे हो कि अगर रिवर का डिस्चार्ज बढ़ता है तो वो इतने एरिया में फ्लड आ सकता है, इससे बाहर जाने से पहले तुम्हें डिस्चार्ज की वार्निंग मिल जाएगी। यानी उसके लिए नदी के लिए तुम एक चौड़ाई एप्रिशिएबल छोड़ रहे हो, इतने में पानी फ्लो कर सकता है और आराम से अपने रास्ते निकल सकता है। दैट इज द मार्जिनल बंड, मार्जिन प्रोवाइड करना बंड का मतलब बैंक। दूसरी चीज मैं यहाँ पर तुमको ये बताना चाहूंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है गाइड बैंक। मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताया, बैंक को हम बंड्स का नाम भी देते हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें शायद लिखवाया होगा गाइड बंड्स, अच्छा बैंक ही लिखवा दिया क्या, कई बार बंड्स भी लिखा आता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें घाट घाट के पानी की थ्योरी बताई थी, और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो जो घाट था ना, जिस घाट के पानी में तुम अपने आप को शुद्ध कर रहे थे गंगा जल का सेवन कर कर, तो मैं उसी बात को यहाँ पर लाना चाहूंगा। सर वो घाट कर क्या रहा था, that ghat is actually guiding the flow so that sufficient amount of the water depth is available to me. I can purify my body as well as my internal man so that I can get moksha. ये ज्यादा हो गया। गाइड बैंक्स की बात को समझो, बड़े भी मैं गाइड बैंक्स, आप घाट बना रहे हो, आप अपने फ्लो को डाइवर्ट भी कर रहे हो, आप अपने फ्लो को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी भेज रहे हो,
और आप अपने फ्लो को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सफिशिएंट डेप्थ भी प्रोवाइड कर रहे हो, sufficient velocity भी दे रहे हो. Sir, there are various reasons. I'm also telling you one practical example of that. Why you need to provide sufficient velocity there. बीच में तो कहीं नहीं बनाया. आप देख भी लीजिएगा. ऋषिकेश से हरिद्वार तक आप आ रहे हो. ऋषिकेश में there is high amount of the discharge. हरिद्वार पर भी there is sufficient amount of the discharge of the water. लेकिन ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में जो पानी है, आप देखेंगे वहां इतना ज्यादा डिस्चार्ज नहीं. ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा डिस्चार्ज नहीं. बिकॉज रिवर इज हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द विड्थ. और हरिद्वार के बाद आप देखो तो भी इतना डिस्चार्ज नहीं है. क्यों? रिवर इज हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द विड्थ. डिस्चार्ज कम हो जाएगा ना. तो अभी गाइड बैंक का क्या एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आया. एक तो डेप्थ बढ़ाया, मुझे नहाने के लिए जगह चाहिए. दूसरी बात, सर जाहिर सी बात है वहां पर आप सभी को पता है कि इंसिनरेशन होता है, वहां पे अस्थियां बहाई जाती है. और अगर मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज प्रोवाइड नहीं करूंगा तो आप कभी भी देख लीजिएगा वो अस्थियां आगे बह नहीं पाएंगी. जाहिर सी बात है अस्थियां बह नहीं पाएंगी. जो राख होती है हमारी वो आगे बह नहीं पाएगी और उसको बहाना है, नहीं बहेगी तो वहां जमा हो जाएगी यार. फ्यूचर में वो पूरा हड्डियों का ढांचा क्रिएट हो जाएगा, वहां पूरा बैंक की हड्डियों का बन जाएगा, राख का बन जाएगा. बट इट इज आवर ड्यूटी कि वो राख आगे बह जाए. तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी देनी पड़ती है. दैट इज आल्सो द प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो एक इंजीनियरिंग स्किल है और कुछ नहीं है. अभी तुम्हें घाट घाट का पानी पीकर घाट के बारे में समझ आ चुका है और उसी घाट को हम कहते हैं गाइड बैंक्स. व्हाई? बिकॉज इट गाइडेड द फ्लो, नथिंग एल्स. आई विल से दैट इट गाइड्स द फ्लो. It guides the flow. Provides sufficient velocity and depth of the water in the. मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है, समझ में आ चुका है. Third one is known to be as the Grions. Now, what is the Grions? आपने देखा होगा, suppose this is your नदी. कई बार देखा होगा यार, ये नाव वाले. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूँ. गढ़मुक्तेश्वर अगर आप गए हो, गढ़गंगा. बेसिकली ज्यादातर लोग गढ़गंगा जाते हैं जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी से बिलोंग करते हैं. गढ़गंगा और हरिद्वार ज्यादातर जाते हैं. मतलब आप लगा लो 70% एरिया हरिद्वार और गढ़गंगा आता है. इसीलिए आई एम गिविंग यू जस्ट लाइक एग्जांपल. और पिछले 1 महीने से मैं हरिद्वार और गढ़गंगा के बहुत चक्कर काट चुका हूँ इसकी प्रैक्टिकल चीज को समझने के लिए. गढ़गंगा में मेरा खुद का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, रिसर्च वर्क पे प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा. गढ़गंगा का जो चीफ इंजीनियर है उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. इसलिए गढ़गंगा तो पिछले 2 महीने से कम 10 चक्कर काट चुका हूँ. हरिद्वार में जान के गया था क्योंकि ऋषिकेश में मेरी साइट का काम था एक. दूसरी बात, मुझे ये चीज जाननी थी और प्रैक्टिकल में वहां पर जानकर आया सारी चीजें. तो मैं तुम्हें एक गढ़गंगा का प्रोजेक्ट देता हूँ. आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं तो तुम्हारे वहां भी तुमने देखा होगा. जनरली होता क्या है कि आप लोगों का नदी के किनारे पर ऐसे सीमेंट के कट्टे या मिट्टी के कट्टे भरकर और वो थोड़ा थोड़ा एक बैंक टाइप का बना देते हैं. एक बैंक टाइप का बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे सीमेंट के या मिट्टी के कट्टे भरकर ऐसे रख देते हैं नदी के अंदर. तुमने देखा होगा. अगर तुम्हें ये चीज कभी देखी हुई है और तुम्हें समझ आ गई है तो एक बार यस करके लिखो ताकि मैं इसके बारे में चर्चा कर सकूं. देखा होगा इस किनारे पर आपकी नाव आती है और इस किनारे पर नाव आके आपको उस साइड छोड़ देती है. आपने देखा होगा सीमेंट के कट्टे भरते हैं और ऐसे कट्टों की पूरी लाइन लगा देते हैं. ऐसे स्लोपिंग पैटर्न पे लाइन आती है. पता नहीं है वो बात नहीं, देखी होनी चाहिए. ठीक है, आप ये चीज आपने देखी होगी, किनारे किनारे पर सीमेंट के कट्टे भर के या मिट्टी के कट्टे भर के लगा देते हैं. अब होता क्या है, मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ. आपकी वहां से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, आ रहा है और जा रहा है, यही काम है. आ रहा है और जा रहा है. सर यू कैन से दैट एक्चुअली में इस घाट के, ये एक्चुअली में तुम्हारा एक घाट ही बनाता है और कुछ नहीं करता. तुम्हारा घाट ही बना रखा है. तुम एक चीज तो कह सकते हो कि बियॉन्ड दिस व्हाइट लाइन
इट इज हैविंग हाई अमाउंट ऑफ द वेलोसिटी, इस पोर्शन में आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इस पोर्शन में वेलोसिटी ज्यादा होगी, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर देयर इज द लिमिटेड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस पोर्शन के अंदर फ्लो की वेलोसिटी लिमिटेड होगी। वाई? क्योंकि उसको वहां से एक चीज बेरी कर रही है, उसको यहां से रास्ता नहीं मिल रहा, तो अमाउंट ऑफ द फ्लो विल बी गोइंग टू रिड्यूस इन दैट पोर्शन। आप आराम से उस पोर्शन में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, वोटिंग का कोई डर नहीं है। यू कैन डू दैट एवरीथिंग इन दैट पोर्शन। ये तो हुआ प्रैक्टिकल। दूसरी चीज बताऊं सर, होता क्या है, you know that ki there is various amount of the silt that has to be present in the water, various amount of the cultivated land vegetation। बारिश के टाइम पर या वैसे भी काफी सारे पेड़ पौधे पत्तियां हमारी गंगा नदी में आती रहती हैं, तो उसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका बेसिकली ये एक एम नहीं होता, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। यहाँ से पेड़ पौधे पत्ती जो आएंगी वो इस पर रुक सकता है, इस पर रुक सकता है सर, ऐसे ही ये भी हेल्प करेगा, ऐसे ही ये भी हेल्प करेगा, तो इट इज एक्टिंग एज अ फिल्टर फॉर दैट। दूसरी चीज, जो भी अमाउंट ऑफ द सिल्ट आ रहा है, देयर इज द चांस दैट कि वो अमाउंट ऑफ द सिल्ट विल बी गोइंग टू डिपोजिटेड विद दिस स्ट्रक्चर। ये जो एक स्ट्रक्चर आपने बनाया, जरूरी नहीं ये सीमेंट के कट्टों के साथ बने, या फिर जरूरी नहीं है आरसीसी का ही बने, ये लकड़ी का भी बनता है, आरसीसी का भी बनता है, पीसीसी का भी बनता है, सीमेंट के कट्टों का, सीमेंट नहीं सॉइल के कट्टों का भी बनता है, पत्थरों का भी बनाता हूँ, स्टोन्स का। इट डिपेंड्स कि मेरे पास अवेलेबिलिटी किस चीज की है। मैं मेजर फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ द सिल्ट जो है वो इन ग्रेयॉन्स के पास, इन ग्रेयॉन्स, इनको बोला जाता है ग्रेयॉन्स, इनको बोला जाता है ग्रेयॉन्स, ठीक है, इन ग्रेयॉन्स के पास आकर डिपोजिट हो जाएंगे सारे के सारे। और थोड़े समय बाद आप देखेंगे ऐसा प्रैक्टिकली देखेंगे, जहां जहां पर ये ग्रेयॉन बना होता है, जहां जहां पर ये ग्रेयॉन बना होता है, वहां वहां पर आपकी मिट्टी इस तरीके से इस पोर्शन में डिपोजिटेड होती रहती है। तो आप देखेंगे इस ग्रेयॉन के पास आप लोगों की मिट्टी इस स्लोपी पैटर्न पे डिपोजिट होती रहती है, और जैसे जैसे मिट्टी स्लोपी पैटर्न पे डिपोजिट होगी, एक नया बैंक फॉर्म हो रहा है, दैट इज सेफ इन नेचर। सेफ बैंक प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारे पास, कोई डाउट नहीं। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल और एग्जांपल देता हूँ कि तुमने नदी में या जोहड़ लेक होती है बहुत बड़ी गांव के अंदर जिसमें भैंस नहाती है, हमारी भाषा में उसको जोहड़ कहते हैं, तुम्हारी भाषा में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, लेक होती है जिसके अंदर गांव में भैंसें नहाती है, फेलोज नहाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं जोहड़। जो भी आप लोग कहते हो समझ गए होंगे आप लोग। तो अभी आप देखेंगे कि जो उस जोहड़ का पानी होता है, उस जोहड़ के पानी में एक्चुअली में जो भैंसों के अंदर जाने का रास्ता होता है, जहां से उस नदी के अंदर आपकी बफेलोज अंदर जाती हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रखा होता है, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर ऐसे, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रखा होता है, जहां से आपकी स्लोपी लैंड जो है वो इसके अंदर जा रही होती है। ये भी एक तरह का ग्रेयॉन की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी एक तरह का ग्रेयॉन्स की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेयॉन्स की तरह इसलिए एक्ट कर रहा है, सपोज कभी डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है, डिस्चार्ज कभी ज्यादा हो जाता है पानी का लेक के अंदर, तो इसके आसपास आपकी सिल्ट के अमाउंट आके सेटल हो जाए। आपके जितने ज्यादा सिल्ट के अमाउंट इसके आसपास सेटल होंगे, लेक उतनी साफ रहेगी, इसलिए हम इसको जनरली बनाते हैं। ग्रेयॉन्स का मेजर ऑब्जेक्टिव तुमको क्या समझ में आ रहा है? What is the major objective of the crayon according to you? I will say that it also helps in, ladies and gentlemen, by keeping flow away from it. दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, so it also helps in proper uniform deposition of the sedimentary root. तीसरी चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, it also flow for navigation purpose। कैसे? मैं समझा देता हूँ। Now ladies and gentlemen, सबको पता है
इस पर्टिकुलर पोर्शन के बीच में एक इस पर्टिकुलर पोर्शन के बीच में इस व्हाइट लाइन के बियॉन्ड पानी का डिस्चार्ज कम है, कम अमाउंट पानी आएगा इसके आसपास, लेकिन इस बीच में तो पानी बहुत ज्यादा है ना, तो ज्यादातर पानी इस बीच से निकल जाएगा। ज्यादातर पानी आप देखेंगे इस बीच में से निकल जाएगा। ज्यादा पानी निकलेगा तो आई विल से दैट यहाँ पानी की डेप्थ ज्यादा होती है। आप कभी भी देखना, आप नदी में नहाते हो तो आपको ऐसा बोला जाता है, जनरली इंस्ट्रक्शन दिए जाता है कि बीच में मत जाइएगा, बीच में बहुत ज्यादा गहराई का पानी है, किनारे पर ही रहिएगा, किनारे पर ही नहाइएगा, ऐसा आपको बोला जाता है। प्लीज ये बात मत बोलना कि हम लोग तो कभी नदी में नहाई नहीं है। अगर आप लोग नदी में नहाए नहीं है तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा, इंजीनियरिंग लिए से रिलेटेड होते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें एक्चुअली में बोला जाता है कि तुम लोग बीच में मत जाइएगा, बहुत गहराई होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बीच में ना जाने का एक ही रीजन होता है, गहराई ज्यादा होती है। तो गहराई अगर ज्यादा है तो आप देखेंगे जो भी बोट चलती है, नाव चलती है, वो अपनी स्पीड जो पकड़ती है वो बीच में पकड़ती है। बैंक से निकलने तक स्पीड नहीं आती, बीच में स्पीड आती है, फिर वो बैंक पे पहुंच जाती है। नेविगेशन अच्छा बीच में मिल रहा है। आई कैन से दैट कि ये बैंक बनाने से बीच में नेविगेशन अच्छा मिलता है, इसलिए भी ये केवट जो होते हैं बोट चलाने वाले, ये खुद ही बैंक बना लेते हैं ताकि बोट जल्दी पहुंच जाए। ये रीजन होता है। तो नेविगेशन प्रोवाइड करता है, तो गाइड बैंक का क्रेयॉन्स का एक और फंक्शन ये भी आता है। Now there are various type of the crayons. I will tell you. Please have a concentration over that. So I will say that there are classification of the crayons. फिर इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। Classification is that छोटा आता है मेरे पास एडिमेंटिंग क्रेयॉन, पहला मेरे पास यहाँ पर आता है लेडीज एंड जेंटलमैन सबमर्ज्ड क्रेयॉन। नाम सजेस्ट कर रहे हैं और नाम से हम सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेरे पास आता है नॉन सबमर्ज्ड क्रेयॉन। हमारे भारत का सुप्रसिद्ध, दैट इज द डेकनीज। टी शेप्ड क्रेयॉन। उसके बाद मेरे पास आता है हॉकी टाइप क्रेयॉन। अब मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सेशन मैं यही समाप्त करूंगा क्योंकि समय सीमा हमारी पार हो चुकी है। और उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। सिर्फ पढ़ो। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा। तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया ये मेरा कोड है एनजी लाइव। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दैट इज माई कोड एनजी लाइव। इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट। ये बात आप लोगों को याद रखनी है और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाएंगे, ठीक ना। कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी, 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है। इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता।
So I will recommend everybody that you need to go with 1 year or 2 year course. It will be beneficial to you always. एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब काफी कुछ सही रहता है। 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना। इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना। अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो। जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं। और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है, कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।